हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम इकोसिस्टम के जो फंक्शंस हैं उसके लेक्चर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को पढ़ा था कि इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है। आज से फंक्शंस देखेंगे। तो ये पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम एनर्जी का फ्लो कैसे होता है इकोसिस्टम में, उससे इम्पॉर्टेंट जो रिलेटेड टर्म्स हैं और थ्योरीज़ वगैरह वो सारे इस लेक्चर में हम देखेंगे। एनर्जी को अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम कहते हैं एनर्जी को कैपेसिटी टू डू वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम एनर्जी कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में एनर्जी की यही परिभाषा है। अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनको एनर्जी चाहिए रहता है जिससे कि वो अपने कुछ एसेंशियल फंक्शंस हैं उसको परफॉर्म कर पाएँ। ये एसेंशियल फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? जैसे कि मेंटेनेंस का काम, ठीक है, बॉडी में मेंटेनेंस का काम चलता रहता है, उसको करने के लिए, ग्रोथ होती रहती है उसको करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, और मूवमेंट करने के लिए, लोकोमोशन के लिए, और रिप्रोडक्शन के लिए। सारे ही प्रोसेसेस में एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है, यानी एनर्जी खर्च होती है। अब ये एनर्जी आती कहाँ से है? एनर्जी का जो अल्टीमेट सोर्स है ना इस इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए, वो है हमारा सन। ठीक है, ये सन ही अल्टीमेट सोर्स है जिससे कि सारे ऑर्गेनिजम्स तक ये सारे काम करने के लिए एनर्जी अल्टीमेटली पहुंचती है। अब ये सोलर एनर्जी कैसे मिलती है? डायरेक्टली हर ऑर्गेनिज्म इसको नहीं कैप्चर कर सकता। तो इस एनर्जी को जो कैप्चर करने का, सोलर एनर्जी को कैप्चर करने का काम करता है वो होता है हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स या फिर ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। और प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में मेनली क्या आते हैं? ग्रीन प्लांट्स। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं वो क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, अब सोलर एनर्जी का कैप्चर हो गया, अब यहाँ से शुरुआत होती है बाकी ऑर्गेनिजम्स तक ये एनर्जी पहुँचने की। अब क्या होता है? सोलर एनर्जी थी, उसको ग्रीन प्लांट्स ने कैप्चर कर लिया और ट्रांसफॉर्म कर दिया केमिकल एनर्जी में। ठीक है, केमिकल एनर्जी में कैसे? वो सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में, और ग्लूकोज एक केमिकल है, तो इस तरीके से ग्लूकोज के फॉर्म में वो स्टोर हो गया और अल्टीमेटली पोटेंशियल एनर्जी बन गई। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रोसेस जिससे हमने सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया वो है हमारा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का। अब सोलर एनर्जी जो है वो प्लांट टिश्यूज़ में स्टोर होती है और उसके बाद मैकेनिकल और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ठीक है, होता क्या है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं ना उसके थ्रू क्या होता है? मैकेनिकल और हीट एनर्जी में इस सोलर एनर्जी का जो कि केमिकल फॉर्म में स्टोर्ड है इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। अब इस स्टोर्ड फॉर्म में जो बाकी के ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनर्जी को लेते हैं और आगे के ऑर्गेनिजम्स में पास करते रहते हैं। इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी का कुछ प्रोपोर्शन जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को जहाँ पर एनर्जी का फ्लो हो रहा है, पहले तो एनर्जी कैप्चर कर रहे हैं हमारे ग्रीन प्लांट्स, फिर उसका आगे के ऑर्गेनिजम्स में फ़्लो हो रहा है और कुछ एनर्जी लॉस्ट हो रही है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इन दी बायोलॉजिकल वर्ल्ड द एनर्जी फ्लोज फ्रॉम सन टू प्लांट्स एंड देन टू ऑल हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म सच एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन। तो बायोलॉजिकल वर्ल्ड में एनर्जी जो है सन से प्लांट्स में जाती है और फिर बाकी सारे हेट्रोट्रॉफिक यानी जो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते, दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं, उन तक एनर्जी पहुंच जाती है। और जो सनलाइट है वो जितनी आ रही है उसका सिर्फ 0.02% जो है वही फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो पाता है। तो देख सकते हैं कि कितना कम प्रपोर्शन हमारे सोलर एनर्जी का जो है वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है और कम होता जाता है। जैसे जैसे आगे एनर्जी फ्लो होती है वैसे वैसे एनर्जी की जो क्वांटिटी है वो कम होती जाती है। ये एनर्जी फ्लो का सिंपल सा ये फ्लो चार्ट है जिसमें सोलर एनर्जी को प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो कैप्चर करते हैं, फिर ये पास होता है प्राइमरी कंज्यूमर्स जिसमें हर्बीवोर्स
जैसे कि प्रोटोजोअन्स, मोलस्क, क्रस्टेशियंस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर प्राइमरी कार्निवोर्स तक पास होती है, फिर सेकेंडरी कार्निवोर्स, और यहाँ से डेड रिमेन्स प्रोड्यूस होता है जिसको डिकम्पोजर्स डिकम्पोज करते हैं। फिर रॉ मटेरियल के फॉर्म में प्रोड्यूसर्स इसको फिर से ले लेते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली एनर्जी का एक फ़्लो हो रहा है सर्कुलर मोशन में। अब इस चार्ट से समझिए कि सोलर एनर्जी अपने रेडिएंट फॉर्म में रहती है। इस रेडिएंट फॉर्म को केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, और इस केमिकल फॉर्म को मैकेनिकल और हीट फॉर्म में कन्वर्ट करता है हमारा सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है, जिससे सेल्स की फॉर्मेशन होती है या और ग्रोथ, रिपेयर, ये सब चीज़ें होती हैं, इससे केमिकल फॉर्म जो है वो मैकेनिकल और हीट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हमारा ये ट्रॉपिक लेवल को शो करता हुआ ये एनर्जी फ्लो डायग्राम है। ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं? हमारा जो ये एनर्जी फ्लो है ना, जिस सिस्टम से पास होकर गुजर रहा है, उसे अलग अलग ट्रॉपिक लेवल में बांटा गया है। जैसे ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3 और ट्रॉपिक लेवल 4। इसी तरीके से ये आगे ऊपर की तरफ और भी सारे ट्रॉपिक लेवल बने होते हैं। तो सबसे जो नीचे जो लोएस्ट लेवल होता है ट्रॉपिक लेवल, वो ट्रॉपिक लेवल 1 होता है, जिसमें प्रोड्यूसर्स या फिर ग्रीन प्लांट्स हमारे होते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से खाद्य श्रृंखला है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला मतलब खाने का, या जो फूड चेन की हम आगे बात करेंगे आगे के लेक्चर्स में, उसी को एक तरीके से हम ट्रॉपिक लेवल कह देते हैं। तो सबसे पहला ट्रॉपिक लेवल जहाँ पे प्रोड्यूसर्स हैं, ये क्या करते हैं, जो सन की रेडिएंट एनर्जी है उसको कैप्चर करते हैं, और यहाँ पर एनर्जी का लॉस भी होता है। सबसे बड़ा लॉस ये रेस्पायरेटरी लॉस होता है, उसके साथ साथ कुछ हीट लॉस अदर देन रेस्पायरेटरी भी होता है। फिर अब जो बची कुची एनर्जी है वो पास होती है ट्रॉपिक लेवल 2 पर। तो जो ट्रॉपिक लेवल 2 पे एनर्जी पास हुई है वो ट्रॉपिक लेवल 1 से कम होगी, क्योंकि यहाँ पर लॉस भी हो रहा है। अब ट्रॉपिक लेवल 2 पर भी कुछ एनर्जी लॉस होगी रेस्पायरेशन में और हीट में। उसके बाद फिर ये ट्रॉपिक लेवल 3 में पास होगी, जहाँ पे कार्निवोर्स हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी पास होकर गई वो ट्रॉपिक लेवल 2 और ट्रॉपिक लेवल 1 दोनों से कम होगी। फिर यहाँ पर भी लॉस होगा एनर्जी का। उसके बाद जब ट्रॉपिक लेवल 4 में पहुँचेगी तो यहाँ पर सबसे कम एनर्जी पहुँचेगी, क्योंकि एनर्जी का लॉस इन तीनों ट्रॉपिक लेवल पे हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से एनर्जी का लॉस होता जाता है जैसे जैसे हम ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी का फ्लो आगे बढ़ता जाता है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमारे एनर्जी फ्लो से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्शन और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। अब जब ऑर्गेनिक मैटर ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस करते हैं तो उसका कुछ पोर्शन ऑक्सीडाइज या बर्न हो जाता है इन देयर बॉडी, और वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, और रेस्पायरेशन के थ्रू ये बाहर निकल जाता है, और जब ये बाहर निकलती है एनर्जी, इसके साथ साथ एनर्जी का लॉस भी हो जाता है। अब प्रोड्यूसर्स के पास जो ऑर्गेनिक मैटर था पहले से वो कम बचेगा, क्योंकि रेस्पायरेशन में कुछ यूज़ हो गया। तो ये जो बचा हुआ ऑर्गेनिक मैटर है इसको हम कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। और अगर इसके पहले रेस्पायरेटरी लॉस होने के पहले वाले अगर ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट देखें और उसको ऐड करके हम नेट प्राइमरी प्रोडक्शन में देखें, तो जो होता है उसको हम कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। यानी पहले जितना भी ऑर्गेनिक मैटर बना वो हमारा है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, और जब उसमें से कुछ पोर्शन लॉस हो गया रेस्पायरेशन के थ्रू तो वो हो गया हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। तो इसको हम एक इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे देख सकते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन इज इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन माइनस रेस्पायरेशन। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन को हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लिया एक डियर होता है, ठीक है, हिरन है, वो प्लांट मटेरियल को इंजेस्ट करता है। इस प्रोसेस को हम इंजेक्शन कहते हैं। अब उस प्लांट मटेरियल का कुछ पोर्शन जो है वो प्रोसेस्ड होगा और नए सेल्स या टिश्यूज़ बनाने के काम आएगा। डियर की बॉडी में नए सेल्स और टिश्यूज़ बनने के काम में आ जाएगा ये प्लांट मटेरियल। तो इसी पार्ट को हम कहते हैं एसिमिलेशन। ऑर्गेनिक मैटर का ऐसा पार्ट या एनर्जी का ऐसा पार्ट जो कि किसी ऑर्गेनिज्म के सेल्स या टिश्यूज़ बनाने में यूज़ होता है। फिर है हमारा सेकेंडरी प्रोडक्शन। अब ये डियर के एग्जाम्पल से ही समझते हैं।
जो एसिमिलेटेड एनर्जी डियर ले रहा था अपने न्यू सेल्स या टिश्यूज़ बनाने के लिए, उसका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन वो यूज़ करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, जैसे कि अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। ठीक है, तो इसमें एनर्जी क्या होगी, यूज़ होगी, यूज़ यानी कि लॉस्ट होगी। तो इस जो एनर्जी लॉस्ट हो रही है इसको हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पायरेशन। ठीक है, जिसमें हम एसिमिलेटेड एनर्जी जो होती है उसका यूज़ करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, तो उस एनर्जी के लॉस को हम सेल्यूलर रेस्पायरेशन कहते हैं। और बाकी की एनर्जी डियर के बायोमास को बनाने में यूज़ होती है, जो कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से होता है। अब फूड चेन की अगर बात करें तो डियर को लायन कंज्यूम करता है। अब लायंस को जो एनर्जी मिलेगी वो उस एनर्जी को हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्शन ऑफ डियर। डियर का सेकेंडरी प्रोडक्शन जो है वो लायंस को एनर्जी के फॉर्म में अवेलेबल होगा। तो हम देख रहे हैं कि लायंस को जो एनर्जी मिल रही है वो कम मिल रही है डियर के पास जितनी थी, क्योंकि वहाँ पे डियर के पास में सेल्यूलर रेस्पायरेशन में लॉस हुआ है। फिर जो बचा पार्ट है वो बायोमास बन रहा है, तो यही बायोमास लाइन को मिलेगा, यानी कि कम पोर्शन मिलेगा। तो ये होता है हमारा सेकेंडरी प्रोडक्शन। फिर हमारा नेक्स्ट टर्म है नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी। ये ऐसी एफिशिएंसी है जिससे ऑर्गेनिज्म एसिमिलेटेड एनर्जी को प्राइमरी या सेकेंडरी प्रोडक्शन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जितनी एनर्जी कोई ऑर्गेनिज्म एसिमिलेट कर रहा है, ठीक है, नए सेल्स और टिश्यूज़ बनाने में, उसका कितना पोर्शन वो सेकेंडरी प्रोडक्शन में कन्वर्ट कर पा रहा है, उसको नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी कहते हैं। यानी कितना लॉस हो रहा है उसको छोड़कर कितना प्रोड्यूस कर पा रहा है। ये एफिशिएंसी इक्वल होती है प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एसिमिलेशन। ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन डिवाइड करेंगे एसिमिलेशन से, अगर हम एनिमल्स के लिए देख रहे हैं। और प्लांट्स के लिए देखना है तो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। उसके बाद एनर्जी के फ्लो में जो थर्मोडायनेमिक्स के लॉ हैं दो, वो बहुत काम में आते हैं, तो एक बार उनको भी देख लेते हैं। डायरेक्ट रिलेशन होता है। फर्स्ट लॉ जो है थर्मोडायनेमिक्स का, उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कहता है कि कोई क्लोज सिस्टम है तो एनर्जी जो है वो इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। यानी कि क्लोज सिस्टम में एनर्जी ना ही क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, बस ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। यानी कि जो एनर्जी का हमारा इकोसिस्टम में लॉस भी हो रहा है ना, वो भी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है। तो इकोलॉजिकल सिस्टम में सोलर एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन फूड मटेरियल विच इज़ अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एंड हीट एनर्जी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हमें इकोलॉजिकल सिस्टम में डायरेक्टली देखने को मिल रहा है, जहाँ पे सोलर एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है। कोई नई एनर्जी क्रिएट नहीं हो रही बल्कि कन्वर्ट हो जा रही है वही। फिर वही केमिकल एनर्जी हमारी मैकेनिकल और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है। तो एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, कोई क्रिएशन या डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं इन इकोलॉजिकल सिस्टम द एनर्जी इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। उसके बाद हम सेकेंड लॉ देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स का। सेकेंड लॉ जो थर्मोडायनेमिक्स का है उसको हम लॉ ऑफ इंट्रॉपी भी कहते हैं। ये क्या कहता है कि एनर्जी जो है वो डिसिपेट होती है एज इट इज़ यूज्ड और इट इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम अ मोर कंसनट्रेटेड फॉर्म टू डिस्पर्स्ड फॉर्म। ठीक है, एनर्जी के लॉस की बात कर रहे हैं कि हम जब किसी कंसनट्रेटेड फॉर्म से डिस्पर्स्ड फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर रहे होते हैं एनर्जी को, तो कुछ एनर्जी का लॉस भी हो जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इकोलॉजी में इसका एग्जाम्पल होता है मेटाबॉलिज्म। अभी हमने देखा था कि कैसे मेटाबॉलिज्म जब होता है किसी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, तो वो क्या करते हैं, एनर्जी को अपने बॉडी के प्रोसेसेस में यूज़ करने के लिए कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्म करता है ऑर्गेनिक मैटर इनटू अ मोर यूज़फुल कंपोनेंट। लेकिन इस कन्वर्जन के लिए कुछ कॉस्ट भी पे करना पड़ता है, और वो कॉस्ट क्या होता है, रेस्पायरेशन। ठीक है, यूज़फुल कंपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए बीच में रेस्पायरेशन का प्रोसेस होगा,
और ये जो रेस्पायरेशन के प्रोसेस में एनर्जी यूज़ हो जाती है, वो एनर्जी ना ही उस इंडिविजुअल को मिलती है, ना ही आगे जो एनर्जी पास हो रही है ऑर्गेनिज्म में उनको मिल पाती है, ये एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। तो ये शो करता है कि एज एनर्जी फ्लोज थ्रू फूड चेन देयर अकर्स डिसिपेशन ऑफ एनर्जी एट एवरी ट्रॉपिक लेवल। यानी कि जैसे जैसे एनर्जी का फ्लो होता है फूड चेन में, कुछ एनर्जी लॉस होती जाती है मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में रेस्पायरेशन के थ्रू। द लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस थ्रू रेस्पायरेशन, लॉस ऑफ एनर्जी इन लोकोमोशन, रनिंग, हंटिंग एंड अदर एक्टिविटीज़। तो लॉस जो हो रहा है इस एनर्जी का कहाँ कहाँ हो रहा है? रेस्पायरेशन में तो हो ही रहा है, साथ ही साथ लोकोमोशन, रनिंग, हंटिंग और भी बाकी सारी एक्टिविटीज़ में। और एट एवरी लेवल ऑफ फूड चेन देयर इज़ about 90% loss of energy. Energy transferred from one trophic level to other is only about 10%. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लॉस हो रहा है एनर्जी का वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। यानी कि जब हम एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में पहुँच रहे हैं तो जो लॉस हो रही है एनर्जी वो है हमारी 90%, और सिर्फ 10% ही आगे जा रही है आगे के ट्रॉपिक लेवल में। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट एनर्जी के फ्लो का। अब जो आगे के लेक्चर्स आएंगे उसमें हम इकोसिस्टम फंक्शंस के और भी कंपोनेंट्स देखेंगे, फूड चेन, फूड वेब्स वगैरह। तो मेरे साथ बने रहिए। और लेक्चर ने आपको कुछ भी यूटिलिटी प्रोवाइड की है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए।